ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। योगेंद्र यादव यांच्याबरोबर आपण बातचीत करतो आहोत अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल, लोकपालबद्दल। पहिल्या सेगमेंटमध्ये आपण बघितलं त्यांनी काय विश्लेषण केलं अण्णांच्या आंदोलनाच्या सद्यस्थितीचं। आता आपण पुढे जाऊया, भविष्यात काय होणार है याचा वेध घेऊया। योगेंद्र जी, ब्रेक के पहले मैंने आपको पूछा था अन्ना के इस आंदोलन का भारतीय राजनीति पर, चुनाव की राजनीति पर, जो चुनाव अभी आ रहे उन पर और एक भविष्य की राजनीति पर क्या असर होगा। निखिल भाई, भारतीय राजनीति की फिजा, हवा थोड़ी बदली है और उसका श्रेय अन्ना आंदोलन को देना चाहिए। जो सामान्य लोग इस दशा में आ गए थे कि ये राजनेता हैं, कुछ करते हैं, हम बेचारे क्या करें, हम तो प्रजा हैं, वो प्रजा अब नागरिक बनी है, सब्जेक्ट से सिटीजन बने हैं लोग। लोगों को ये लगता है कि अगर हम चाहें तो हम इन राजनेताओं को झुका सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये आशा जगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है देश की राजनीति में। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि देश की फिजा बदली है। मैं देश भर में घूमता हूं, छोटे शहरों में जाता हूं, बड़े शहरों में जाता हूं, गांव में भी जाता हूं, कहीं मुहावरा बदला है लोगों का। ये अन्ना आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है, ये सबसे बड़ी विजय है। मैंने बार बार कहा है कि अन्ना आंदोलन केवल जन लोकपाल बिल के बारे में नहीं है, ये तकनीकी चीज है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ये आंदोलन लोगों के अपने सामर्थ्य के बारे में है। लोग अपने आप को इस लोकतंत्र का जो तंत्र है उसके सामने असहाय महसूस करते हैं या मजबूत महसूस करते हैं। ये एक बदलाव हुआ है। रही बात इसका चुनावी राजनीति पे क्या असर होगा, मैं समझता हूं आने वाले कुछ महीनों में बहुत सीमित असर होगा और ये अच्छा ही है कि सीमित असर हो। हिसार के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस हारी, काफी लोगों ने कहा अन्ना की वजह से हुआ। मैं नहीं समझता अन्ना टीम के अंदर का उसमें कोई विशेष योगदान था, वो स्थानीय हार थी जो कि हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को बहुत सफलता मिल गई है स्थानीय चुनाव में। लोग कहते हैं इससे साबित हो जाता है टीम अन्ना ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं समझता वो भी एक ठीक निष्कर्ष है। ऐसे बड़े परिवर्तन के प्रभाव को हमें बहुत अल्प अवधि में नहीं देखना चाहिए। पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होंगे और यह संभव है कि कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय छवि के बावजूद इन दोनों राज्यों में बेहतर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि वो उनकी स्थानीय समीकरण का बात है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छवि के सहारे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, पार्टी जमीन पे नहीं है, केवल एक छवि है कि बाकी सब खराब हैं, हम कुछ बदलाव लाएंगे। और अन्ना उस छवि पे छींटा लगा सकते हैं, खासतौर पे राहुल गांधी पे व्यक्तिगत रूप से। वहां कांग्रेस को सजग होना होगा, वहां कुछ बहुत छोटा असर दिख सकता है। इसलिए भी कि कांग्रेस जिन लोगों का वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, जो पहले बीजेपी के वोटर थे, वो उच्च जाति के लोग हैं, वो शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, जिन पे इन चीजों का ज्यादा असर होता है। तो उत्तर प्रदेश अभी भी एक संवेदनशील मामला है। लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगा कि इस आंदोलन के महत्व को, असर को बहुत छोटे अवधि में, कुछ महीनों में हम न देखें। मेरा सवाल होगा आज से 10 साल बाद भारतीय राजनीति पे इसका क्या असर होगा। और मुझे विश्वास है कि आंदोलन एक नए ऊर्जा देगा, नया नेतृत्व देगा, तमाम पार्टियों को देगा, शायद कुछ नई पार्टियों को देगा, नए विचार आएंगे, नई ऊर्जा आएगी। वो इस आंदोलन का असली कंट्रीब्यूशन है। शायद कुछ नए कानून भी आएंगे, जो अच्छी बात है। योगेंद्र जी, लेकिन आगे की दिशा क्या होनी चाहिए। अन्ना तो बात कर रहे हैं राइट टू रिजेक्ट की, राइट टू रिकॉल की, चुनाव सुधार की। आपको लगता है इसके बाद, लोकपाल के बाद, अन्ना को चुनाव सुधार का मुद्दा हाथ में लेना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि लोकपाल के बाद लोकतांत्रिक सुधार एक अगली सीढ़ी है। और मैं तो ये समझता हूं कि अन्ना यदि लोकपाल बिल के मीन मेख में फंसने की बजाय एक नई दिशा की तरफ बढ़ दें और दूसरों को कहें कि अब आप इसके तफसील को देख लीजिए, हमने एक सांकेतिक और एक बड़ी विजय हासिल कर ली है, जैसा गांधी जी अक्सर किया करते थे। एक सांकेतिक मुद्दे पे अड़ जाते थे और जैसे ही वो मिल जाए बाकी सब छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। मैं समझता हूं वो वैसा करें, लोकतांत्रिक सुधार की तरफ जाएं। लेकिन मुझे उसमें भी लग रहा है कि अन्ना उस बड़े मुद्दे को केवल 2 चीजों तक रिड्यूस कर रहे हैं, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल। ये दोनों ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे हमारे लोकतंत्र में कोई बुनियादी बदलाव आने वाला है। राइट टू रिजेक्ट होना ही चाहिए,
जब आप सबको वोट दे सकते हैं तो आप एक और वोट दे दीजिए कि मुझे सब पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये होने पे देश की 100-200 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग रिजेक्ट होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5-10 साल में कभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा लोग राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे उन्हें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। और जहां ऐसा होना शुरू होगा, अगली बार वही लोग मिलकर एक नया उम्मीदवार दे देंगे। राइट टू रिजेक्ट करना कोई लोकतंत्र में बहुत समय तक चलेगा नहीं। राइट टू रिकॉल का जो प्रोविजन है, बात बहुत अच्छी है, जयप्रकाश नारायण ने भी कही थी, लेकिन आज की बहुदलीय राजनीति के संदर्भ में इसको व्यवहारिक बनाना लगभग असंभव है। उत्तर प्रदेश में अगर आप राइट टू रिकॉल बना देंगे तो जैसे ही एक एमएलए चुना जाएगा, मान लीजिए बीएसपी का चुना जाएगा, अगले दिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसको वापस बुलाने के लिए दे देंगे और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के पास मिला के बीएसपी से अधिक वोट हमेशा रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 250-300 में रिकॉल की प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहेगी। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। आज हमारे देश की असली चुनौती ये नहीं है कि 5 साल के भीतर प्रतिनिधि को वापस कैसे बुलाया जाए। मैं समझता हूं अगर 5 साल के बाद भी हम प्रतिनिधि को अकाउंटेबल बना सकें, उससे वो करवा सकें या उसको ठोकर लगा सकें, वो भी हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो जो बहुत भविष्य की बारीक चीजें हैं उनको आज लाने की बजाय जो आज की चुनौती है वो हम आज करें। आज की चुनौती है कि धन की जो चुनाव में बढ़ती महत्ता है उसको कैसे रोका जाए। आज की चुनौती है कि मीडिया में जो न्यूज के नाम पे खुली खरीद फरोख्त हो रही है उसको कैसे रोका जाए। आज की चुनौती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण कैसे हो, जो सारे निर्णय दिल्ली और मुंबई में होते हैं उनको गांव देहात में जिले के स्तर पे कैसे लाया जाए। इन चुनौतियों पे अन्ना यदि सोचे तो वो ज्यादा एक व्यापक किस्म का लोकतांत्रिक सुधार होगा, बजाय कि केवल रिजेक्ट और रिकॉल पे ध्यान देने के। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपका एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था जो इलेक्शन फंडिंग के बारे में था। अभी तक इस सारे आंदोलन में इलेक्शन फंडिंग का मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन बहुत अहम मुद्दा है। वो क्या कहेंगे इसके बारे में? निखिल भाई, चुनाव की बढ़ती हुई खर्च और धन बल का चुनाव के ऊपर गिरफ्त तो ऐसी चीज है जिसपे मुझे कम से कम आपके दर्शकों को बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में तो ये बीमारी अब तमिलनाडु के स्तर पे भी पार होती जाती दिखती है। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ के म्युनिसिपल चुनावों में हर वोट के लिए 2000, 3000, 4000 रुपया दिया जा रहा है एक एक वोट के लिए जी। वहां जाहिर है धन बल को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन धन बल को रोकने के लिए जो पुरानी अप्रोच थी कि ढक्कन लगा दो, सीलिंग लगा दो, रोको, कानून बनाओ, जबरदस्ती करो, वो काम नहीं करेगी। जिस देश में हर बिल्डिंग काले धन से खरीदी जाती है उस देश में चुनाव अगले दिन से बिल्कुल व्हाइट मनी पे हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज की तारीख में पहली चुनौती ये होनी चाहिए कि हम राजनीति में और चुनाव में व्हाइट मनी का अनुपात कैसे बढ़ाएं। रातों रात ब्लैक मनी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन आज आपके चुनाव में 100 में से 1% सिर्फ व्हाइट मनी है, बाकी 99% ब्लैक मनी है। उस 1% को आप 10% कैसे करें? और उसके लिए मेरा एक प्रस्ताव है। मेरा प्रस्ताव सिंपली ये है कि हर कैंडिडेट को जितने वोट आए उसके हिसाब से 100 रुपया पर वोट के हिसाब से रिएम्बर्स कर दिया जाए चुनाव के अंत में। कैंडिडेट को नहीं, उसकी पार्टी को। कैंडिडेट को भी दिया जाए तो अकाउंट में, जो कि ऑडिट भी होना चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था बने जिससे राजनीति में व्हाइट मनी इन्फ्यूज किया जाए। आज की स्थिति में ब्लैक मनी को रोकने के साथ साथ व्हाइट मनी ज्यादा डालने की जरूरत है। आज की स्थिति में सबसे पहली चुनौती हमारी ये नहीं है कि अधिक काले धन की सीमा कैसे बांधें। हमारी चुनौती ये है कि न्यूनतम धन जो जरूरत है चुनाव में, जो हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है, वो एक ईमानदार और छोटी पार्टी को उपलब्ध कैसे कराएं। उस पर यदि हम ध्यान दें तो शायद धनबल की समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उसे रातों रात खत्म करने का कोई भी जादुई फॉर्मूला जो देगा वो हमारे आपके साथ धोखा कर रहा है। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको? स्टेट फंडिंग होना चाहिए, बहुत सालों से ये चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। स्टेट फंडिंग से ये जो समस्या है वो हल हो सकती है क्या?
जी, मैं वही इशारा कर रहा हूं निखिल भाई। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, सार्वजनिक कोष से पैसा मिलना चाहिए, लेकिन पहले जो गोस्वामी कमेटी ने कहा और उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा, उसने खुल के ठीक प्रपोजल नहीं दिया। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए और ठीक तरीके से होनी चाहिए, यानी कि कोई केवल कुछ पार्टियों को नहीं होनी चाहिए जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा, तमाम कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए, बशर्ते आपको 1% वोट आ जाए, उससे ऊपर जो भी हो सबको मिलनी चाहिए। सीधा पैसा मिलना चाहिए, पेट्रोल, कागज, कपड़ा, ये सब देने की बातें बेकार है, पैसा देना चाहिए, लेकिन अकाउंट में देना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के ऑफिस बेरर्स के सिग्नेचर के साथ देना चाहिए, ताकि पार्टियों के भीतर व्हाइट मनी का फ्लो हो। और ये कोई कंपल्शन नहीं बनाना चाहिए कि व्हाइट पैसा चूंकि हम दे रहे हैं इसलिए और कोई प्राइवेट पैसा खर्च नहीं हो सकता। नहीं, वो तो होगा ही, आप उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। और ये भी बंदिश मत बनाइए कि ये सारा पैसा चुनाव में ही खर्च हो। उस पैसे को अगले 4 साल, 4.5 साल तक किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होने दीजिए। बुनियादी बात यह है निखिल भाई कि लोकतांत्रिक राजनीति में पैसे की जरूरत होती है। हमारी आज की व्यवस्था में इसकी कोई सिस्टम नहीं है कि वो पैसा कहां से आएगा, वो केवल कुछ व्यक्तिगत स्रोत से आता है, अमूमन काले धन से आता है, उसको व्हाइट सोर्स से आने दीजिए। और इसमें जो 7-8 हजार करोड़ रुपया लगेगा 5 साल के लिए, अगर ये लग रहा हो कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो मेरा एक साधारण सुझाव है, ये जो एमपी लेड स्कीम है ना, हर एमपी को बेईमान बनाने वाली जो स्कीम है, उस स्कीम को बंद कर दीजिए। आपके 8,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। उस 8,000 करोड़ रुपए को यहां से दीजिए, सीधा राजनीति में दीजिए, स्टेट फंडिंग के थ्रू दीजिए, और राजनीति में व्हाइट मनी थोड़ा डालिए। योगेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है, आपने जैसे कहा कि मतदाता विकल्प चाहते हैं, लेकिन जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें वो विकल्प नहीं देखते। पहला सवाल, क्या लगता है आपको आज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ही हमें रिफॉर्म करना चाहिए या एक नया विकल्प देना चाहिए? नई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव विचार के लोग हैं, उनको बनानी चाहिए। निखिल भाई, आज की जो पार्टियां हैं उनको अंदर से रिफॉर्म करने की जो संभावना है बहुत सीमित है। उसका कारण ये है कि ज्यादातर लोग पार्टियां अंदर से लोकतांत्रिक नहीं है। वो या तो किसी पार्टी, किसी परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति है, या किसी नेता क्या दरबार है उसकी जागीर है, या किसी गिरोह के हाथ में है। उसको अंदर से बदलना बहुत कठिन है। इसका कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये आसान काम नहीं है। और यूं भी दुनिया में जब नए विचार आते हैं, नई ऊर्जा आती है, तो अक्सर वो एक नए वाहन के साथ आती है। मैं समझता हूं कि देश आज एक वैकल्पिक राजनीति के लिए तैयार है, और उसकी ऊर्जा आपको इन पार्टियों के भीतर नहीं मिलेगी। ऊर्जा आपको वहां मिलेगी जो अन्ना आंदोलन के पक्ष में जो सड़कों पे हजारों लाखों लोग आए, वहां ऊर्जा है। ऊर्जा है इस देश के तमाम जन आंदोलनों में। अगर आज की तारीख में आप गिने निखिल भाई कि कितनी जगह हैं इस देश में जहां जनता स्वतः स्फूर्त, किसी पार्टी के तहत नहीं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला रही है। चाहे वो पॉस्को के खिलाफ आंदोलन उड़ीसा में हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ आंदोलन देश में 3-4 जगह पे हो, चाहे वो विस्थापन के विरोधी आंदोलन हो, तमाम आंदोलन इस देश में चल रहे हैं पार्टियों के फ्रेमवर्क के बाहर। आज जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जरूरत है वो ये कि इन सब आंदोलनों की ऊर्जा को एक राजनीतिक दिशा दी जाए, उसे एक राजनीतिक शक्ल दी जाए। वो पार्टी हो सकती है, वो अलग तरह की पार्टी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आज की पार्टियों जैसी पार्टी हो। उसमें उसे एक राजनीतिक विचार में बांधा जाए, और उसकी एक नई राजनीतिक संस्कृति और मर्यादा बने, जिसमें आम व्यक्ति जो आज समझता है कि नहीं राजनीति से मुझे दूर रहना है, वो उसके अंदर जाने का साहस कर सके, उसकी इच्छा बन सके। तो आज वो एक ऐतिहासिक जरूरत है, बजाय कि जन लोकपाल की जो तकनीकी मुद्दे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा उलझ जाने के। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे विश्लेषण के लिए। योगेंद्र यादव यांचं विश्लेषण आपण गेला अर्धा तास ऐकतो आहोत। अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल, देशातल्या राजकारणाबद्दल, भविष्याबद्दल तुम्हाला या विश्लेषणामुळे नवी दृष्टी प्राप्त झाली असेल अशी माझी अपेक्षा आहे। योगेंद्र यादव जेव्हा जेव्हा बोलतात तेव्हा तेव्हा आपण सगळे लक्षपूर्वक ऐकतो, याचं कारण त्यातून काहीतरी नवं आपल्याला मिळतं। तसं नवं आज तुम्हाला मिळालं असेल असं मला वाटतंय। धन्यवाद। पहा फक्त IBN.